हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एनर्जी इन वेव मोशन के बारे में। ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले आपके लिए टास्क है। वो टास्क ये है कि हम बॉल निकालेंगे तालाब से, लेकिन ध्यान देना आपको तालाब में उतरना नहीं, कंडीशन ये, और आपको गेंद निकालनी। अब आप करोगे क्या? मान लो कि ये है तालाब, ठीक है, और आप तालाब के किनारे खड़े हो, ये है बॉल। अब मुझे इस बॉल को अपने पास लाना है, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली बेटा ये करते हैं कि एक पत्थर उठाते हैं। हमारे पास ढेर सारे यहाँ पर स्टोन्स हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है? तालाब है, पॉन्ड कह सकते हो। और ये क्या है? तुम्हारा टारगेट बोल सकते हो या बॉल बोल सकते हो, ठीक है। अब हमें इसे अपनी तरफ लाना है, तो हम क्या करते हैं? करते ये हैं कि हम इस पत्थर को उठाते हैं और पत्थर को फेंकते हैं यहाँ पर, यहाँ कहीं। स्टोन को उठाया और स्टोन को फेंक दिया यहाँ। स्टोन जब यहाँ गिरेगा तो उससे क्या होगा? ये है स्टोन ड्रॉप्ड इन पॉन्ड। अब जब ये पत्थर यहाँ गिरेगा तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि इस जगह का जो पानी है ये हो जाएगा डिस्टर्ब। बात समझे? और इस डिस्टरबेंस की वजह से ये जो बॉल है, ये बॉल धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगेगी। बात समझ में आई? देखो हुआ क्या, ये काम तुम लोगों ने बहुत किया होगा यार, अपने लाइफ में बचपन में किया होगा कि बॉल चली आती थी तो बॉल कैसे निकालते थे? आप पत्थर उठाते थे, फेंकते थे उसके पीछे, उसके आगे नहीं, उसके पीछे फेंकते थे। क्या होता था? जैसे तुम पत्थर उसके पीछे गिरता था तो बॉल आपके तरफ धीरे 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 ट्रेवल करने लगती। बात क्लियर है? अब ये होता क्यों था? उस टाइम बचपन में आप उसके फिजिक्स के पढ़ने के चक्कर में दिमाग नहीं लगाते थे, या उसके पीछे की साइंस जानने के पीछे आपने कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट थी कि बॉल मिल जाए, हम अपना गेम स्टार्ट करें। बेटा ध्यान देना कि जो बॉल ट्रेवल की है आपके पास तक, बात समझे, वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन है एनर्जी इन वेव मोशन का। मतलब कि किसी भी वेव में हमेशा उसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। तो इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी इन वेव मोशन, और उसके मैथमेटिक्स की तरफ भी चलेंगे कि एनर्जी इन वेव मोशन क्या होती है। तो आई थिंक एग्जाम्पल से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोई भी वेव अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसके पास क्या होगी बेटा? एनर्जी होगी। क्लियर? चलो कुछ और एग्जांपल्स पर बात करते हैं। जैसे ठंडियों के टाइम में, सर्दियों के समय आप धूप में बैठते हो, आपको धूप अच्छी लगती है, क्लियर? आप देखते हो कि आपकी बॉडी गर्म होना शुरू हुई है, इसका मतलब सनलाइट में भी क्या है? एनर्जी है। आप अर्थक्वेक्स देखते हो, सुना होगा, देखा नहीं होगा, हो सकता है देखा भी हो, ठीक? अर्थक्वेक आप देखते हैं कि बिल्डिंग गिर जाती है, क्लियर है? सुनामी के आ जाती है, सुनामी में क्या है? वाटर वेव्स बहुत तेजी से मूव करने लगती है, अपने साथ जो भी चीजें आती है बहा ले जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक चीज हमें बता रहा है कि किसी भी वेव में हमारे पास क्या होती है? एनर्जी होती है। अब देख सकते हो तुम, मैंने कितने वेव्स के बारे में बताया, कितने टाइप्स के बारे में, मैंने सारी वेव्स को कंसिडर कर लिया। जैसे हमने जब बात की पानी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैकेनिकल वेव है, क्यों? क्योंकि पॉन्ड है, वाटर मीडियम है, ठीक है। हमने सनलाइट के बारे में बात की, तो सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था कि इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब तुम किसी भी टाइप की वेव को कंसिडर करोगे, उन सब के पास होगी एनर्जी। क्लियर? अब क्वेश्चन ये था, पॉइंट ये है कि हमें ये समझना है कि भैया ये एनर्जी जो होती है वो फ्लो कैसे करती है, एनर्जी किस तरफ ट्रेवल करती है। और बेसिकली हम ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव मोशन होगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो भी होगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में आ भी सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होता सर कि जिस डायरेक्शन में वेव मोशन हो रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करने लगे। तो बेटा इसका आंसर मैं तुम्हें मैथमेटिकल डेरिवेशन करते समय बताऊंगा। उस समय बताऊंगा कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा वेव मोशन की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती है। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये है आप, ठीक है, आपने पत्थर उठाया और ये था हमारा टारगेट, बॉल थी ये हमारी। आपने क्या किया?
इस बॉल के पीछे पर पत्थर मारा, इस पत्थर ने क्या किया, वाटर सरफेस पर डिस्टरबेंस क्रिएट की। ठीक, वाटर सरफेस पर डिस्टरबेंस जैसे ही क्रिएट हुई तो आप देख सकते हो क्या होगा, छोटी सर्किल बनेगी, फिर बड़ी सर्किल बनेगी, फिर बड़ी सर्किल बनेगी, और बड़ी सर्किल बनेगी, ऐसे बड़ी सर्किल बनती जाएगी। तो होता क्या है कि हमारी जो छोटी छोटी सर्किल्स हैं, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, यही सर्किल्स इस पर्टिकुलर हमारी टारगेट को हमारी तरफ लाती है। इसका मतलब ये है कि जो ये वेव बन रही है, रिपल्स बन रही है, जो सर्किल हम बोल रहे हैं उसको रिपल्स बोलते हैं, रिपल जो बन रही है उसके पास एनर्जी है। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे है। ठीक है, देखो जहां पर बेटा सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, जिस पॉइंट पर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, जहां पर पत्थर गिरा था, मैं उसको सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस मान रहा हूं। हाँ, एक चीज तुम्हें और समझा देता हूं, रिकॉल करा देता हूं, मैंने पहले ही बता रखा है कि डिस्टरबेंस क्रिएट इन एनी मीडियम एंड प्रोपागेट्स इन दैट मीडियम इज कॉल्ड वेव। वेव की डेफिनेशन यही है कि डिस्टरबेंस जिस भी मीडियम में डेवलप होगा और वो उस मीडियम में आगे बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। क्लियर है बेटा? तो देखो आगे का कॉन्सेप्ट कि एनर्जी कैसे ट्रेवल हो रही है, ध्यान देना, समझना इस बात को। मान लो इस पॉइंट पर पत्थर गिरा था तालाब में, इस पॉइंट पर, अब होगा क्या कि जो पत्थर है उसने एनर्जी सप्लाई की उन मॉलिक्यूल्स को पानी के जो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे ही वो एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को सप्लाई हुई, वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना चालू हुए। क्लियर? डिस्टर्ब हो चुके हैं ना, वाइब्रेशन चालू हुई, उन्होंने आगे वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, आगे वाले ने उसके आगे वाले को डिस्टर्ब किया, उसके आगे वाले ने उसके आगे वाले को डिस्टर्ब किया। तो आप देख सकते हो कि सोर्स तो एक ही जगह था, लेकिन उसने डिस्टर्ब आगे वाले को भी कर दिया, मतलब अपनी एनर्जी आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर की, इस वाले मॉलिक्यूल ने जस्ट आगे वाले को ट्रांसफर की, ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती चली गई। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आओ हम इसके मैथमेटिकल अप्रोच को समझते हैं कि मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। और एनर्जी जैसे जैसे ट्रांसफर होती जाएगी वैसे वैसे ये बॉल आपकी तरफ ट्रेवल करती जाएगी, जो कि ये शो कर रहा है कि एनर्जी वेव मोशन की डायरेक्शन में ही हमारे पास एनर्जी होती है। क्लियर है? चलो तो मैं ये सबसे पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं, वो पॉइंट ये है, द एनर्जी फ्लो in wave motion is along the direction of wave motion। वेव मोशन की डायरेक्शन के अलोंग ही एनर्जी का फ्लो होगा। यही हमारा सबसे मेजर पॉइंट, इस बात को समझ लेना। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स भी बता दे रहा हूं जहां पर ये बताएंगे, एग्जांपल्स वो शो करेंगे कि हमारे पास वेव मोशन में एनर्जी होती है। वो एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स दैट शोज एनर्जी रिजेंबल्स इन वेव मोशन आर। पहला एग्जांपल लिख सकते हो एनर्जी इन सनलाइट। ठीक है, दूसरा लिख सकते हो एनर्जी इवॉल्व्ड इन अर्थक्वेक्स या सुनामी, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है, और तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाना होगा तो ये एग्जांपल बना देना जो मैंने भी पॉन्ड वाला बनाया था, कि आप खड़े हैं तालाब के किनारे, उसके बाद पत्थर फेंक दे रहे हैं, बॉल आपकी तरफ मूव करती आ रही है। अब इसके मैथमेटिकल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि जो एनर्जी है हमारे पास वेव मोशन में, वो 1 डायमेंशन भी होती है, 2 डायमेंशन भी होती है और 3 डायमेंशन भी होती है। 3 डायमेंशनल फ्लो की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि आपने रस्सी ले ली, अब रस्सी पर तुमने वेव बनाया, तो भैया जो रस्सी पर वेव बनेगी वो तो वन डायमेंशनल वेव होगी, तो इसलिए एनर्जी वहां पर कितने डायमेंशन में फ्लो करेगी, वन डायमेंशन में। लेकिन इन सब केस में देखो, जैसे सनलाइट के केस में देखो, सनलाइट तो चारों तरफ सन से बाहर निकल रही ना, तो वो थ्री डायमेंशनल केस हो गई। अब जैसे वाटर वेव मैंने बनाया था, जो पत्थर मारा था, तो वहां पर क्या हुआ, वो सरफेस पर वेव मूव कर रही है, तो वो टू डायमेंशनल हो गई। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इतना दिमाग में बैठा करके रखना बेटा कि एनर्जी जो होती है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में हमारी वेव या डिस्टरबेंस क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं वन डायमेंशनल के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं और फिर हम लोग उसे थ्री डायमेंशनल के लिए भी आगे बात करेंगे, समझेंगे। देखो उसे जनरलाइज कर देंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मान लेते हैं कि आपने एक रस्सी ले ली है जो कि एकदम टाइट है, ठीक है। कंसीडर एक टॉट स्ट्रिंग, टॉट का मतलब टाइट, टॉट स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब। अब आपने उसे क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। भैया डिस्टर्ब की हो, पल्स जनरेट हुई है, पल्स होगा या वेव कह लो, तो इज डिस्टर्ब सच दैट ए पल्स इज जनरेटेड एंड मूव along द स्ट्रिंग। एक पल्स जनरेट हुई और स्ट्रिंग के अलोंग मूव कर गई। क्लियर? मैं उसे एक छोटा सा एलिमेंट बना लेना हूं। तो नाउ कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। देखो मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये हमारी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है, कुछ और नहीं है, छोटा सा पार्ट है, एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट, जस्ट लाइक दिस। मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया ए, ध्यान देना पल्स जा रही थी तब की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहां पर बोल दिया है पल्स इज जनरेटेड, ये तब की सीन है, एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन पल्स इज जनरेटेड, जब इसमें पल्स क्या हो गई है, जनरेट हो गई, तब की कंडीशन की बात हो रही है। ठीक, अब प्रीवियसली मैं आपको समझा चुका हूं कि कोई भी पॉइंट अगर होगा स्ट्रिंग में तो उसमें टेंशन कैसे लगेगी, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के हम किसी पॉइंट को कंसीडर कर लें, जैसे पॉइंट कंसीडर कर लिया, अब मैं इसे खींचूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है क्योंकि टेंशन हमने खींचा है। देखो जब मैं खींच रहा हूं, ध्यान देना, तो लेफ्ट साइड में इधर टेंशन और राइट साइड में इधर टेंशन। क्लियर? तो हम यहाँ पर एक पॉइंट पर कंसिडरेशन करते हैं, ये हमारे पास फोर्स हो गया या टेंशन हो गया F1, हमने इसे F डैश मान लिया। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हमारे पास आएगा Fy और दूसरा हमारे पास आएगा Fx। बात समझ में आ गई? पहले इतना लिख लेते हैं, तो लिखते हैं बेटा, कंसीडर एन या एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लिया स्ट्रिंग पर, समझ गए? स्ट्रिंग एट विच F डैश टेंशन इज अप्लाइड या अप्लीकेबल लिख सकते हो, ठीक है, जिस पर F डैश टेंशन अप्लाई हो रही है। ध्यान देना इसका Fx और Fy कंपोनेंट ये हो गया। ये जब कंडीशन है जब पल्स जनरेट हुई। चलो एक काम करते हैं कि स्ट्रिंग को वैसे ही छोड़ देते हैं नॉर्मल, बिना कोई डिस्टरबेंस, बिना कुछ किए। ये भैया टॉट स्ट्रिंग है यार, टॉट का मतलब दोनों एंड इसके टाइट हैं। देखो ये है टॉट स्ट्रिंग,
क्लियर? व्हेन नो डिस्टरबेंस इज जनरेटेड, ये तब की कंडीशन जब पल्स जनरेट हो गई थी, ये तब की कंडीशन जब कोई पल्स जनरेट नहीं हुई। क्लियर? पॉइंट ए रस्सी पर ही है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो मान लेते हैं पॉइंट ए हमारे पास ये था। अब सीधी सी बात है, तुम ये जानते हो कि रस्सी पर जब भी कोई वेव बनेगी तो वो वेव हमेशा ट्रांसवर्स मोशन परफॉर्म करेगी। बेटा ट्रांसवर्स मोशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसवर्स मोशन का मतलब ये हुआ कि हमारे जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मोशन वेव मोशन के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? तो यहां देखो क्या कंडीशन है, जब कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं है लेकिन स्ट्रिंग टॉट है तो कुछ ना कुछ टेंशन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उस समय हमने टेंशन जो पॉइंट ए पर रखी वो कितनी रखी? एफ रखी। क्लियर? देखो इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन स्ट्रिंग इज नॉट डिस्टर्ब, जब स्ट्रिंग डिस्टर्ब नहीं थी, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एफ एंड बैलेंस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो टेंशन एफ होगी वो हमेशा क्या रहेगी? बैलेंस्ड रहेगी, जब हमने कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं की थी। तो मतलब जितना फोर्स राइट साइड लेफ्ट पर लगाएगा उतना ही लेफ्ट साइड राइट पर लगाएगा। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर देंगे तो ये टेंशन हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान दो, मैं एक पॉइंट यहां पर लिखने जा रहा हूं, उस पॉइंट को समझना। द वेव मोशन इन स्ट्रिंग इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ये बात सही है कि जो वेव मोशन है वो कैसा है? ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका मतलब दैट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू वेव मोशन। क्लियर? वेव मोशन के परपेंडिकुलर होगा। अब सोचो, हमने वेव को एक्स एक्सिस के अलोंग चलाया है, ठीक है, चला देते हैं। तो हमने क्या किया? नाउ कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में अलोंग चल रही है। देखो यहीं पर दिखा देते हैं, ये वेव मोशन किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो किस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेंगे? वाई डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? ध्यान देना बेटा, इसका मतलब जो Fy फोर्स होगा वो होगा अनबैलेंस्ड, लेकिन जो Fx फोर्स होगा वो होगा बैलेंस्ड। क्यों? समझो, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू वेव मोशन हुआ। अब मैं इसे एक वर्ड के साथ लिखने जा रहा हूं, दिस इंप्लाइज हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। किसके लिए बात हो रही है? मीडियम पार्टिकल के लिए बात हो रही है, क्योंकि बेटा सारे के सारे पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक, इससे हमें क्या समझ में आया
इससे ये समझ में आया कि जो fx है वो हमेशा कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, और जो fy है वो कैसा रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। तभी तो हमारा मीडियम पार्टिकल मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में। अब बात करते हैं fx अगर बैलेंस है तो कितना होगा। तो इसकी सिंपल सी वैल्यू किसके बराबर होगी, f के। और ये f क्या है, f है वो फोर्स या वो टेंशन स्ट्रिंग में जब कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ही नहीं हुई थी। तो F इज इक्वल टू F, दैट इज टेंशन व्हेन नो डिस्टरबेंस इज क्रिएटेड इन स्ट्रिंग। जब कोई टेंशन स्ट्रिंग में नहीं थी, ये तब के फोर्स की बात हो रही। बात समझ गए। तो Fx हमारे पास हो गया F, और Fy हमारा अनबैलेंस है, उसे हम निकाल लेते हैं। चलो निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। डायग्राम मैं रफ नहीं कर रहा हूं, डायग्राम काम आएगा अपना। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ए पर स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट पॉइंट ए। स्लोप के बारे में तुम्हें पता ही है कि dy बाई dx होता है और y अपॉन x। तो फोर्स इन y डायरेक्शन और फोर्स इन x डायरेक्शन। अब तुम पूछोगे कि सर ये माइनस साइन क्यों। भैया माइनस साइन इसलिए है क्योंकि Fy नीचे लग रहा है और Fx हमारा लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो ये दोनों ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी Fy। चलो एक काम करते हैं, Fx की वैल्यू भी रख देते हैं, Fy अपॉन F, और Fy की वैल्यू आ गई F डेल y अपॉन डेल x। बात समझ में आई, ठीक। लेकिन मैं यहां पर एक निगेटिव साइन अपनी तरफ से लगाने जा रहा हूं। यहां पर क्यों लगाने चल रहे हैं अभी समझोगे। मैं रिमार्क लिख दे रहा हूं यहां पर, रिमार्क। वी नीड निगेटिव साइन हियर। हमें यहां पर निगेटिव साइन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, बिकॉज एज स्लोप ऑफ स्ट्रिंग इज पॉजिटिव, जैसे ही स्लोप हमारा स्ट्रिंग का पॉजिटिव होगा एट पॉइंट ए पॉइंट पर, क्लियर, देन द फोर्स Fy acts along नेगेटिव y डायरेक्शन। बात समझे कि जब यहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में Fy की जो वैल्यू होगी वो किस डायरेक्शन में काम कर रही होगी, नीचे की ओर, नेगेटिव y डायरेक्शन में ले। इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन की जरूरत पड़ी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसके आगे की कहानी देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे बेटा, ठीक है। और इधर का मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो एक बात और सीखो यहां से, सिंस y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। जो y है वो x और t का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है ना, तो वो टाइम और पोजीशन का फंक्शन होंगे। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स Fy है वो भी किसका फंक्शन होगा, x और t का होगा। बहुत अच्छे। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्वेश्चन वन को, माइनस एफ डेल वाई एक्स टी बाई डेल एक्स।
तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहां से इंस्टेंटेनियस पावर निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा तुम पूछोगे सर इंस्टेंटेनियस पावर क्यों निकाल रहे हैं? भैया सीधी सी बात है, स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट पर एट एनी टाइम की बात होगी ना, एट एनी इंस्टेंट की बात होगी, इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड इन वेव मोशन traveling along the string। स्ट्रिंग के along ट्रेवल करते समय इंस्टेंटेनियस पावर कितनी डेवलप हुई है ये हम लोग निकालते हैं। तो पावर का फॉर्मूला तुम जानते हो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पढ़ा है? तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब ध्यान दो बेटा, ये हो गया पावर इंस्टेंटेनियस, फोर्स तुमने निकाल के रखा है एफ वाई विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी, और वेलोसिटी किसकी? मीडियम के पार्टिकल की। तो इसलिए मैं इसे कुछ और नहीं लिखूंगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी लिखूंगा। तो ट्रांसवर्स फोर्स भी लिख लो साथ ही साथ, ताकि कंफ्यूजन क्या हो, क्लियर हो जाए। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी हो गई? वी वाई। अब आओ देखते हैं निकाल के कितनी वैल्यू आई। तो तुम्हें पता है कि वी वाई कुछ और नहीं होता, वो होता है डेल वाई बाई डेल टी, होता है ना। और एफ वाई तुमने निकाल के रखा है तो पुट कर दो इस वैल्यू में। सिंस हेंस इंस्टेंटेनियस पावर जो तुम्हारे पास निकल के आ रही है वो माइनस एफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और डी वाई की वैल्यू आ जाएगी डेल वाई अपॉन डेल टी। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मैंने स्टार लगा दिया। ठीक, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे मैं तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ गया। अब कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस तुम्हें पता हो, तुम्हें वेव फंक्शन दिया गया हो, तुम dy बाय उसे उस वेव फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लो, t के रिस्पेक्ट में वैल्यू करके निकाल लो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन अब मैं तुम्हें एक पॉइंट यहां सिखा दूं, रिमार्केबल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझो कि पावर जो है वो कहां कहां जनरेट होगी या किस जगह एग्जिस्ट कर रही होगी। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही इसे बताऊंगा, ताकि जब पेपर में भी तुम लिखोगे या अपने नोट्स में बनाओगे तो ऐसे ही बनाना कि वेयर द इंस्टेंटेनियस पावर इज जनरेटेड। इंस्टेंटेनियस पावर जनरेट कब होगी? ऑन द, जनरेट लिख सकते हो, एग्जिस्ट लिख सकते हो, ये वर्ड भी लिख लो, एग्जिस्टेड ऑन द टॉट स्ट्रिंग। टॉट स्ट्रिंग में कब ये पावर जनरेट होने वाली? ठीक, देखो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, डेरिवेशन में कुछ रखा थोड़ी ना है, जो इसकी बेसिक्स है बस उसी को बनाते चले जाओ, तुम्हारा फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। समझे? देखो सबसे पहली चीज, इसी फॉर्मूले को देखो बस अपने आप समझ जाओगे। एक काम करते हैं, इस पार्ट को जीरो कर देते हैं। क्लियर? अगर इसको जीरो किया तो क्या पावर बनेगी? जीरो जाएगी ना। दूसरी कंडीशन, इसको जीरो कर देते हैं, अगर ये पोर्शन जीरो हुआ तो क्या पावर एग्जिस्ट करेगी? नहीं। अब तुम कह सकते हो कि सर एफ भी जीरो हो सकता है, उसको भी कर दीजिए।
साफ साफ बेटा ये लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग कैसी है, टॉट। टॉट का मतलब एकदम टाइटली बाइंड है। अगर एकदम टाइटली बाउंड है इसका मतलब उसमें टेंशन होगी, और अगर टेंशन होगी तो भैया कभी भी हमारा जो फोर्स है वो जीरो नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो ही कंडीशन आई कि कब कब पावर जनरेट हो पाएगी। पहली, देयर आर टू कंडीशंस वेयर इंस्टेंटेनियस पावर एग्जिस्ट। पहली, dy बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझे? इसका मतलब dy बाई, ये लाइन मत लिखो कि देयर आर टू कंडीशंस, यहां पर ये लिखो द कंडीशन व्हेन पावर एग्जिस्ट, ये लिखो बस। ठीक है? द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, पहली कंडीशन ये है कि dy बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। dy बाई डी एक्स है क्या बेटा? dy बाई डी एक्स कुछ और नहीं है, स्लोप है। दैट इज स्लोप ऑफ स्ट्रिंग इज नॉन जीरो। जो स्लोप होना चाहिए स्ट्रिंग का वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है? और दूसरा, dy बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इस दोनों पॉइंट से हमने क्या सीखा? इन दोनों पॉइंट से हमने ये सीखा कि पावर हमारे पास उसी जगह पर होगी जहां पर स्लोप जीरो नहीं होगा और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर जीरो हो गई तो उस जगह पर पावर हमारे पास नहीं होगी। ठीक है? तो ये था पावर का फॉर्मूला। बात समझ गए? अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल कैटेगरी लेते हैं, साइनोसाइडल वेव्स, ताकि डेरिवेशन थोड़ा सा और मजेदार हो सके और चीजें हम इवेल्युएट कर सकें। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि फॉर साइनोसॉइडल वेव्स, वेव्स हमारी कैसी हैं? साइनोसॉइडल वेव्स हैं। कहां पर बन रही हैं? ऑन स्ट्रिंग पर। बात समझे भैया? साइनोसॉइडल वेव अगर तुमने लिया है तो तुम्हारा वेव फंक्शन क्या होगा? y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या y बराबर a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही होगा। चलो कंसीडर करते हैं। कंसीडर द वेव फंक्शन फॉर ए पल्स और वेव ऑन स्ट्रिंग मूविंग in positive x direction is of the form y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलो इसे क्वेश्चन नंबर देते हैं थर्ड। अब बहुत सिंपल सा काम, पावर का फॉर्मूला बताइए, माइनस एफ डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल टी। क्या करो? इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों वैल्यू पुट कर दो। चलो करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल y अपॉन डेल x क्या निकल के आएगा? a के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक? डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो जैसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या पाएंगे?
मैं इस फॉर्मूले को रफ नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। तो आपके पास रिजल्ट आएगा डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाहर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसे हमने इक्वेशन नंबर बनाया नंबर 5। 4 और 5 को पुट कर दो इक्वेशन 2 में, पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2। जैसे ही आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आएगी माइनस एफ डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, तो P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ जाएगी एफ ए स्क्वायर के ओमेगा कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब जरा ध्यान से देखो इस पूरे कंटेंट को, या जो डेरिवेशन हमने परफॉर्म किया उस पर बात करो। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है वो किसका फंक्शन है? कॉस स्क्वायर का फंक्शन, ठीक है। सिंस इंस्टेंटेनियस पावर इज फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर, ये इसका फंक्शन। और मुझे ये बताओ, क्या कभी कॉस स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव होगी नहीं, ओमेगा निगेटिव होगा नहीं, के निगेटिव होगा नहीं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निगेटिव होगा नहीं, टेंशन का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होने वाला। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हुआ? पॉजिटिव। तो इसका सीधा सा सेंस ये हुआ कि पावर हमारी कैसी फंक्शन हुई? पॉजिटिव। और यही एक्सप्लेन करता है कि जो हमारी एनर्जी है वेव मोशन में, वो हमेशा वेव मोशन के डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, वेव मोशन के अपोजिट उसका फ्लो नहीं होता। बात समझ में आ गई बेटा? तो सिंस इंस्टेंटेनियस पावर इज अ फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज P इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या होगा? ये इंप्लाई क्या कर रहा है? दिस इंप्लाइज एनर्जी फ्लोज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यही वो पॉइंट था जहां से मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग की, कि जो हमारे पास वेव मोशन में एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही होगी? ट्रेवल कर रही होगी। और उससे मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दी। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझा? तो इक्वेशन 6 जो तुम्हारे पास बेटा लिखी हुई, जरा इस बात को देखो। तो इक्वेशन 6 तुम्हारी क्या है? किसके टर्म्स में लिखी हुई है? फोर्स के टर्म में। हम इसे वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि तुम जब पढ़ो तो वापस अपना नोट्स तो तुम्हें पता रहे। इक्वेशन 6 इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग एंड वेव नंबर। वो वेव नंबर और टेंशन के टर्म में लिखी हुई है। बट वी ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वेव स्पीड। हम उसे वेव स्पीड के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये देखो आगे, ठीक है।
तो आई थिंक तुम्हें इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस अपने डेरिवेशन को हम लोग खत्म करने वाले हैं। देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें बेटा, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स पकड़ी है इसकी, मैथमेटिक्स नहीं पकड़ी। तो अगर आप फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके पढ़ोगे तो आसान रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो क्या है, वेव स्पीड के टर्म में लिखना है। तो सिंस वेव स्पीड तुम लोग जानते हो कैसे लिखा जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, लिखते हैं। अब यहां से k को क्या लिख सकते हो, ओमेगा बाई बी। ठीक, तो k को हम एक्सप्रेस कर देंगे ओमेगा बाई बी से। और एक बात, ऑल्सो वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग इज v बराबर अंडर रूट एफ अपॉन म्यू। एफ क्या है, एफ है टेंशन, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। बात समझे, तो लिख दो वैल्यू। अच्छा लीनियर मास डेंसिटी है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमें एफ को हटाना है ना, तो देखो इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म। अब वो फॉर्म कैसी आएगी, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर, के की जगह पे हमने लिखा ओमेगा बाई बी, और हम जानते हैं ओमेगा बाई बी, यहाँ पे ओमेगा है तो इसको ओमेगा ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा। अब एफ अपॉन बी की वैल्यू बच रही है, इसी को लिखना है और कुछ करना नहीं है, तो इसी से हम लोग बनाते हैं। तो ऑल्सो बी स्क्वायर बराबर एफ अपॉन म्यू लिख सकते हो। यहां से देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, बी इंटू बी बराबर एफ अपॉन म्यू। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, म्यू इधर भेज दो बी इधर भेज दो, तो वी इंटू म्यू बराबर एफ अपॉन लिख सकते हो, यही वैल्यू यहां पुट कर दो। दिस इंप्लाइज P इंस्टेंटेनियस F बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू बी, तो म्यू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ गए, ये है इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू। अब मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है ये भी देख लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर इज 1, कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की मैक्सिमम वैल्यू म्यू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये होगी, और इसी को हमने नाम दे दिया पी नॉट, बोल दे रहे हैं से। तो इसलिए इक्वेशन 7 तुम्हारे पास कितनी बन जाएगी, P इंस्टेंटेनियस इज P नॉट कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा। समझ गए, जहां पे P नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, म्यू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम कभी भी जब डेरिवेशंस परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर इंस्टेंटेनियस पावर का जिक्र बार बार नहीं होगा, हमेशा एवरेज पावर की बात की जाएगी। अब आप पूछोगे सर एवरेज पावर क्यों निकालना है, बेटा एवरेज पावर इसलिए निकालना है ताकि हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकें अपनी वेव की। अभी आप समझ जाएंगे कि इंटेंसिटी क्या है, वेव क्या है, पावर क्या है, समझ में आ रहा है। तो पावर तो तुम्हें समझा दिया मैंने, अब देखो इंटेंसिटी निकालने के लिए तुम्हें एवरेज पावर निकालना पड़ेगा, और एवरेज पावर कुछ और नहीं बस इसी फंक्शन का एवरेज लेना है, हमें पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कंडीशन देखो,
तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज पावर की वैल्यू। इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर निकालते कैसे? किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टर्म का एक साइकिल के लिए आप उसे इंटीग्रेट कर दो और उसमें उसी साइकिल के लिए उसे डिवाइड कर दो, आपको एवरेज पावर की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब P एवरेज, P इंस्टेंटेनियस dt, कहां से? एक साइकिल के लिए अपॉन एक साइकिल का टाइम पीरियड, यही हमारा एवरेज पावर है, ठीक। तो देखो P एवरेज, P इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकाल चुके हो, म्यू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, ठीक। बेटा कॉस स्क्वायर का एवरेज जब निकालते हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं इस डायरेक्ट इंटीग्रेशन को रख दे रहा हूं, पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 म्यू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसे आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। तो दैट इज एवरेज पावर स्टोर्ड इन वेव मोशन, ये है एवरेज पावर की वैल्यू, ठीक। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि एवरेज पावर ही इंटेंसिटी को क्लियर करती है। तो देखो इंटेंसिटी क्यों बतानी है पहले ये समझो। आपने जब स्ट्रिंग की बात की, रस्सी की बात की, तो आप जानते हो कि वेव मोशन वन डायरेक्शन में होगा, क्लियर। लेकिन जब हम लोग सनलाइट की बात करते हैं या बम एक्सप्लोड हो गया उससे निकलने वाली एनर्जी की बात करते हैं, अर्थक्वेक की बात करते हैं, इन सभी केसेस में बेटा जो एनर्जी है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में फ्लो करती है, मतलब 3 डायमेंशन स्पेस में फ्लो करती है। और ऐसे केस में हम पावर की बात ना करके इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में देखो कि क्या है इंटेंसिटी। तो बेसिकली इंटेंसिटी कुछ और नहीं है, इंटेंसिटी है एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितनी एवरेज पावर स्टोर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। बात समझ गए? तो मान लो कि आपके पास जो सोर्स है, अब 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो मान लो कि तुम्हारे पास ये है सोर्स, ठीक। अब सोर्स ने क्या किया? चारों पॉसिबल डायरेक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस की, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इधर निकली एनर्जी, ऐसे गई, इस तरीके से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो आर डिस्टेंस पर, सोर्स से आर डिस्टेंस पर कितनी इंटेंसिटी होगी इसके बारे में बात करनी। तो पॉइंट पी हमने बोल दिया इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम सोर्स इज डिफाइंड एज। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कि एवरेज पावर अपॉन एरिया। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हाफ म्यू बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और एरिया तुम्हें पता है कि यहां पर स्फीयर बन रहा है तो उसका एरिया कितना होगा? 4πr स्क्वायर। ये है तुम्हारे इंटेंसिटी का फॉर्मूला। समझ गए बेटा? तो ये था डेरिवेशन और फिजिक्स इसकी कि किसी भी वेव मोशन के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कितनी पावर होती है, कितनी इंटेंसिटी होती है। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अपने लेक्चर को एंड करेंगे। वो क्वेश्चन बेसिकली ग्राफ का है ताकि तुम्हें इस फॉर्मूले का मतलब भी समझ में आ जाए जो हमने डिराइव किया है पावर, एवरेज पावर का।
और इस टॉपिक के बाद ट्रांसवर्स मोशन आपका खत्म हो चुका है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव आपकी खत्म हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन, स्टैंडिंग ऑफ वेव्स, ठीक है, नोड, एंटी नोड, बीट्स, इन सब के बारे में आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लो, एक सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो ये है क्वेश्चन, ठीक है, आपको ग्राफ दिया गया है, y वर्सेस t का ग्राफ। ये ठीक, इसका एम्पलीट्यूड है 2, इसका है 5, ये सेंटीमीटर में है, ये है सेकंड। बात समझ में आ गई? 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास वेव 1 की इंटेंसिटी, ये हमारे पास वेव 2 है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ वेव 1 एंड वेव 2, मतलब I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाली इस ग्राफ से, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस डायग्राम से तुम ये समझ सकते हो कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है, ध्यान समझना, ठीक है। टाइम पीरियड होता क्या, पहले ये बताओ। टाइम पीरियड होता है एक वेवलेंथ जितने समय में ट्रेवल होगा उसी को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। एक वेवलेंथ जितने समय में ट्रेवल होगा उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। एक वेवलेंथ जितने समय में ट्रेवल होगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। बात समझ में आई? देखो, वेव 1 के लिए टाइम पीरियड हमने बोल दिया T1, और वेव 2 के लिए हमने बोल दिया T2, बोल दिया। तो आप यहां से देख सकते हो कि T1 जो हमारे पास है वो कुछ और नहीं है, वो 2 गुना है किसके, T2 के। 2 टाइम पीरियड आ रहा है ना, देखो, एक यहां पर दूसरी वेव के लिए एक टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड। जितनी देर में हमारी वेव 2 टाइम पीरियड चलेगी उतनी देर में हमारी पहली वेव एक ही टाइम पीरियड चलेगी। या फिर इसे ऐसे समझ लो, ओमेगा 1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2, ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म। बात समझ में आ गई? अब एम्पलीट्यूड की बात देख लेते हैं। तो फ्रॉम ग्राफ एम्पलीट्यूड कितना होगा, वेव 2 का एम्पलीट्यूड हमने माना A2 और वेव 1 का हमने माना A1। तो A1 हमारे पास 5 है और A2 हमारे पास 2 है, तो 2.5 गुना ज्यादा होगा ना। तो A1 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ A2। अब ऑल्सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पावर। अभी आपने प्रूव किया है इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। तो पावर क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला, दिस इंप्लाइज हाफ म्यू v स्क्वायर v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हो इंटेंसिटी इज ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। बन गया? रेशियो फाइंड करना है, फाइंड कर लो। I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर A1 स्क्वायर, I2 ओमेगा 2 स्क्वायर A2 स्क्वायर, दोनों का रेशियो यहां से डिवाइड करते हैं। ओमेगा 1 2 ओमेगा 2, चलो उधर कर दें, चलो इधर कर दें। तो I1 ओमेगा 1 तुम्हारे पास कितना बेटा, 2 ओमेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर A1, A1 एज इट इज, A1 इज इक्वल टू, ओ एक चीज यहाँ गलती हो गई बेटा, गलती ये हुई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी
जानते हैं ना कि हम लोग, ये पता है हम लोगों को कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, ये लिखते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, ठीक है, ये लिखते हैं, बाकी और सही है। ठीक है, तो इसे हटा दो, तो ओमेगा 1 पढ़ा रहे हैं, तो A1 का स्क्वायर कितना है, 2.5 का स्क्वायर 6.25, A2 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ओमेगा 2 दैट इज 4 ओमेगा 1 और A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, I1 अपॉन I2 6.25 अपॉन 4, सिंप्लीफाई कर लो, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू आएगी 25 अपॉन 16। तो ये था हमारे पास डिस्कशन, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।